Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. I'm back with another MCQ video which is based on banking awareness. So students, I hope आप सभी अपने सिलेबस के कंटेंट से अच्छी तरह फेमिलियर हैं एंड आपको ये भी पता है कि मनी एंड बैंकिंग आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो BHU BCom एंट्रेंस में तो 15 क्वेश्चंस आते हैं मनी एंड बैंकिंग से एंड अगर हम BHU MCom एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ भी आपको आपके सिलेबस में मनी मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग ऐसे करके एक टॉपिक मिल जाएगा एंड 12 क्वेश्चंस डेफिनेटली विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ सकते हैं कि ये एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. 15 क्वेश्चंस BHU BCom एंट्रेंस में आते हैं एंड 12 क्वेश्चंस BHU MCom एंट्रेंस में आते हैं. सो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक से हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड जस्ट टू रिमाइंड to prepare well, you all need to cover more and more topics and practice more and more MCQs, and as I'm here to help you all, for that I'll be providing content regularly until your exams will be conducted. And yes, before starting the session, I just wanted to convey that as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि इंडियन कमर्शियल बैंक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू. तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि इंडियन कमर्शियल बैंक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, या कितनी कैटेगरीज हैं आपके इंडियन कमर्शियल बैंक्स को डिवाइड करने के लिए. ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास ए पब्लिक सेक्टर बैंक, बी फॉरेन बैंक, सी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या डी ऑल ऑफ द अबव, या ई नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे जो इंडियन कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें पब्लिक सेक्टर टाइप के भी बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं. इसीलिए आपका डी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा. यानी कि ये सभी कैटेगरीज हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में या इंडियन कमर्शियल बैंक्स का एक पार्ट हैं. ठीक है, इस तरह के बैंक्स हैं हमारे इंडियन कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में. तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें पूछ रहा है कि रीजनल रूरल बैंक्स हैव बीन सेट अप विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ. तो रीजनल रूरल बैंक्स जो है RRBs, इन्हें सेटअप करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, पहले रीड आउट कर लेते हैं फिर ज़्यादा क्लियर होगा आपको. सो ए सेज कि प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू सेमी अर्बन एंड अर्बन पॉपुलेशन. ये तो बिल्कुल ही आप कट कर सकते हैं सीधे सीधे. अर्बन एंड सेमी अर्बन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए ऑफकोर्स रीजनल रूरल बैंक्स नहीं हो सकते. ठीक है, बी सेज प्रोवाइडिंग डिपॉजिट्स एंड फैसिलिटीज़ टू फार्मर्स. सिर्फ फार्मर्स ही होते हैं रूरल एरियाज़ में, ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स. अदर प्रोफेशनल्स भी होते हैं वहाँ पे जो अदर जो है प्रोफेशंस को परस्यू कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इतना सफिशिएंट नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट ऑप्शन है. ठीक है, सी सेज प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड डिपॉजिट फैसिलिटीज़ टू रूरल एरियाज. यस, ये कुछ सही लग रहा है हमें कुछ हद तक. डी भी पढ़ लेते हैं एक बार, प्रोवाइडिंग क्रेडिट डिपॉजिट एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू पीपल इन रूरल एरियाज. सी स्टूडेंट्स, मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ के जो मेरी पर्सनल अप्रोच होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, MCQs में सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आप उन आंसर्स को, उन ऑप्शंस को बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए जो बिल्कुल जो है इररिलेवेंट दिख रहा है आपको. जैसे मैंने आपको ए पढ़ते ही बताया कि ये अर्बन की बात कर रहा है, अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो इसका रूरल बैंक से कोई रिलेशन नहीं हो सकता. इसलिए आप ए को बिल्कुल जो है एलिमिनेट कर लें. बी को भी हमने एलिमिनेट कर लिया. अब हमारे पास सिर्फ सी और डी है. ठीक है, जिसमें से मुझे समझ में आ रहा है कि डी में ज़्यादा चीज़ें एलेबोरेटेड लिखी हुई हैं, बिकॉज सी में सिर्फ क्रेडिट एंड डिपॉजिट फैसिलिटीज़ लिखा हुआ है, जबकि RRBs का फंक्शन सिर्फ क्रेडिट एंड डिपॉजिट फैसिलिटीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है. अदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी जो रूरल एरियाज़ में जो भी लोग रहते हैं उन्हें कौन प्रोवाइड कराता है, ऑफ कोर्स RRBs ही प्रोवाइड कराते हैं. इसीलिए आप सी और डी में जब आपको चूज़ करना होगा ना, तो हम डी को चूज़ करेंगे, बिकॉज ये ऑप्शन जो है ना कंप्लीट है. आप देखेंगे अगर सी में, तो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट एंड डिपॉजिट फैसिलिटीज़ की बात की जा रही है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है पर्टिकुलरली ये भी इनकम्प्लीट सा ऑप्शन है, इसलिए हम इसे भी जो है एलिमिनेट करेंगे और डी को हम जो है करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे. सो ये मेरी पर्सनल अप्रोच है किसी भी MCQ को सॉल्व करने के लिए, कि हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन होते हैं मैं सबसे पहले उन्हें रीड आउट करती हूँ और जो भी जो है इररिलेवेंट से ऑप्शंस होते हैं उन्हें सबसे पहले एलिमिनेट करती हूँ. ये अप्रोच बेसिकली मैं आपको क्यों बता रही हूँ या इस तरह से सॉल्व करके क्यों दिखा रही हूँ, सिर्फ इसलिए स्टूडेंट्स ताकि आप भी इसी सेम अप्रोच को अडॉप्ट करें एंड एग्जाम में जब आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा तो कम से कम टाइम में आप सही ऑप्शंस को जो है फिगर आउट कर पाएंगे. ठीक है, तो इस अप्रोच को कोशिश कीजिएगा आप भी अडॉप्ट करने के लिए. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 3. ऑलराइट, इसमें पूछ रहा है कि डैश इज रेज्ड इन कैपिटल मार्केट्स. सो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि कैपिटल मार्केट में इनमें से कौन सा जो है कौन सी सिक्योरिटीज़ उन्हें रेज किया जाता है कैपिटल मार्केट में सिर्फ. ठीक है, तो ए इज़ फंड्स थ्रू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, बी लॉन्ग टर्म लोन्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सी मीडियम टर्म, या डी शॉर्ट टर्म, या ई है नन.
ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि कैपिटल मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की बात की जाती है। तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ए ऑप्शन यहाँ पे पूरी तरह से जो है इस गैप को फिलअप भी कर रहा है और स्टेटमेंट को करेक्ट भी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑन फिक्स्ड बेसिस इज नोन एज। तो स्टूडेंट्स, जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट होता है जो कि फिक्स्ड बेसिस पे ऑफकोर्स अर्न होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो ये बी है, कूपन। आपको देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ टर्म फिगर आउट करना था। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं MCQ फॉर्म में, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में जो प्रोवाइडेड होता है वो बेसिकली उस टर्म की डेफिनेशन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपको पता है कि कूपन क्या होते हैं तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जिसे आप पढ़ते ही फिगर आउट कर लेंगे कि ये कूपन के बारे में बात कर रहा है और आप अपना ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन उसे वहाँ टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछ रहा है कि डैश वॉज नॉट नेशनलाइज्ड इन 1969। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक ऐसे ऑप्शन को मार्क करना है, एक ऐसे बैंक को चूज करना है जो कि 1969 में नेशनलाइज नहीं हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जितने भी बैंक्स हैं ये सब नेशनलाइज बैंक्स हैं ऑफकोर्स, बट कौन से ऐसे बैंक हैं जिनका नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड जिनका नेशनलाइजेशन सेकेंड फेज में हुआ था यानी कि 1980 में। ठीक है, उनके भी नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 1969 में नेशनलाइज हुए थे। बट ये जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है ये 1980 में नेशनलाइज हुआ था शायद से। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहा है कि इन द फर्स्ट राउंड 14 मेजर बैंक्स विद द लाइबिलिटी बेस ऑफ डैश वर नेशनलाइज्ड। सो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि जब फर्स्ट राउंड में नेशनलाइजेशन हुआ था तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था उस टाइम पे। बट आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये सिंपली बताना है कि जो बैंक्स जिन्हें नेशनलाइज किया गया था उनका लाइबिलिटी बेस क्या था। ठीक है, तो ये इस तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके बैंकिंग से की जब भी हम बात करते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग में नेशनलाइजेशन या जो कि एक रिसेंट इवेंट है, मर्जर्स हुए हैं बैंक्स में, ठीक है, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम में, आपको हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो मर्जर्स पे हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, उसको अलग से मैं कवर करूंगी। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछ रहा है कि लाइबिलिटी बेस क्या था इन सभी बैंक्स का जिन्हें उस टाइम नेशनलाइज किया गया था। सो इट वॉज 50 करोड़ या उससे अबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है ना, 50 करोड़ या मोर, ठीक है, ये करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि डैश डू नॉट अट्रैक्ट TDS, तो यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS, इसमें से कौन सी एक चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो A इज़ फिक्स डिपॉजिट, B इज़ री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, C इज़ NRO SB, ठीक है, या D NRO FTR, या E रेकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो रेकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं ना, इनमें किसी भी तरह का TDS नहीं इन्वॉल्व होता है, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। ठीक है, तो E इज़ करेक्ट हियर। ठीक है, और ये जो बाकी के इसमें ऑप्शंस में जितनी भी टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट एंड री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट का ऑफकोर्स आप समझ रहे हैं, बट ये जो NRO SB है एंड NRO FDR है, ठीक है, ये आपके लिए आज मेरे साइड से होमवर्क है। आप इन सभी टर्म्स को सर्च कीजिएगा कि ये क्या है बेसिकली। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि SLR इज मेंटेन्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। सो स्टूडेंट्स, जो SLR होता है यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये किसके बेसिस पे हम इसे डिटरमाइन करते हैं या किस बेसिस पे इसे मेंटेन किया जाता है, किसके परसेंटेज के बेसिस पे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे A इज टाइम लाइबिलिटीज़, B डिमांड लाइबिलिटीज़, C इज टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़, D ग्रॉस टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़, या E नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो है ई, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो जो भी डिमांड लाइबिलिटीज़ होती हैं या टाइम लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका ग्रॉस नहीं बल्कि नेट लिया जाता है और इसी बेसिस पे जो है SLR को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है द मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो टू बी मेंटेन बाय बैंक्स इज। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम की जो लिमिट होती है वो RBI ही फिक्स करता है, एंड जो मैक्सिमम लिमिट है SLR की वो कितनी है, तो ये होती है 40%। ठीक है, तो D यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछ रहा है कि
CRR फंड्स आर केप्ट बाय द बैंक्स इन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस डैश को आपको एक करेक्ट ऑप्शन से फिलअप करना है। तो ऑप्शन है आपके पास ए कैश इन हैंड एट ब्रांचेस, बी बैलेंस विद अदर बैंक, सी बैलेंस इन अ स्पेशल अकाउंट विद RBI, डी फंड्स इन द करेंसी चेस्ट, या ई नन। सो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक्स मेंटेन करते हैं, इसके अंडर में जितने भी फंड्स आते हैं बैंक्स इन्हें RBI के साथ मेंटेन करता है, RBI के पास रखता है, जो कि एक स्पेशल अकाउंट में जो है इसे रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। सो एन इंक्रीज इन CRR बाय RBI लीड्स टू। सो स्टूडेंट्स यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि अगर RBI CRR इंक्रीज कर दे तो व्हाट इट विल इफेक्ट इनटू, ठीक है, तो व्हाट इट विल लीड टू आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो ए सेज डिक्रीज इन डिपॉजिट, बी सेज इंक्रीज इन डिपॉजिट, सी इंक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज, डी डिक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज, या ई नन ऑफ दी अबव। तो स्टूडेंट्स एक बात आप बिल्कुल याद रखिएगा एंड आई विल सजेस्ट कि आप नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं बैंकिंग से रिलेटेड जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगी, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। तो जब भी CRR इंक्रीज करती है तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है लेंडेबल रिसोर्सेज पे, यानी कि जो इन्वर्स रिलेशन जिसको हम बोलते हैं वो होता है CRR एंड लेंडेबल रिसोर्सेज के बीच में। तो यहाँ पे अगर RBI CRR को इंक्रीज कर देता है तो जो लेंडेबल रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं, या फिर अगर ऑपोजिट देखें यानी कि CRR अगर RBI डिक्रीज कर दे तो क्या होगा, लेंडेबल रिसोर्सेज इंक्रीज कर जाएंगी। देखिए CRR इंक्रीज करने से होता क्या है बेसिकली कि बैंक्स के पास फंड्स जो है कम हो जाते हैं लेंड करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज मेंशन है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछ रहा है कि व्हेन RBI रिड्यूसेस दी CRR इट रिजल्ट्स इनटू। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताया कि अगर CRR को रिड्यूस कर दे RBI तो क्या होगा, तो आपके जो लेंडेबल रिसोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे, जो बैंक्स हैं उनके पास फंड्स ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा लेंडिंग भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा है कि व्हाट इज मेंट बाय डेवलपमेंट ओरिएंटेड बैंकिंग। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को बेसिकली आपको डिफाइन करना है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो बैंकिंग होती है इसका मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, ए सेज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, बी सेज एक्सटेंडिंग लोन्स टू स्टेट्स विच आर अंडर डेवलप्ड, सी टेकिंग अप द टास्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द economy by providing support to underprivileged sections of the society, D all of the above, या E none of the above। तो स्टूडेंट्स देखिए डेवलपमेंट ओरिएंटेड बैंकिंग बेसिकली क्या होता है, इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग अप द टास्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट के लिए जो है ओवरऑल अगर सारे ही जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो सारे ही अच्छी तरह से डेवलप्ड होंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट इसी तरह से अचीव की जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड बैंकिंग में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग अप द टास्क ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और ये किस तरह से की जाती है, जितने भी अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनको सपोर्ट किया जाता है इसके अंडर में, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछ रहा है कि प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ SIDBI क्या है, ठीक है। तो SIDBI क्या होता है, इट इज़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो SIDBI के प्रिंसिपल फंक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कौन से ऑप्शंस हैं ऐसे। तो ए इज़ प्रमोशन ऑफ SSI, बी इज़ फाइनेंस ऑफ SSI, ठीक है, सी इज़ डेवलपमेंट ऑफ SSI, या डी ऑल ऑफ दी अबव, या ई नन। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के सपोर्ट के लिए बेसिकली ये SIDBI काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन यही था। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि डैश हेड्स एंड कंडक्ट्स द अफेयर्स ऑफ RBI। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड है ना बेसिकली ये हमारे सेंट्रल बैंक को हेड भी करता है और कंडक्ट भी करता है जितने भी अफेयर्स हैं। तो यहाँ पे ए सेंट्रल बोर्ड करेक्ट होगा, ठीक है। इसे इस तरह से ही याद रखिए कि RBI का हेड कौन होता है, सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल बैंक का हेड कौन है, सेंट्रल बोर्ड। इस तरह से याद रखेंगे रिलेट करके तो आपको याद भी रहेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 16, RBI प्रोवाइड्स डैश फॉर मीटिंग डे टू डे रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर मिसमैच टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि RBI प्रोवाइड्स व्हाट, ठीक है, यहाँ पे डैश है इसीलिए, फॉर मीटिंग द डे टू डे रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर मिसमैच टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स देखिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी या फिर जितने भी स्टेट हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको RBI क्या प्रोवाइड करता है, और ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि ये जो फंड होता है बेसिकली ये किस लिए होता है, फॉर मीटिंग डे टू डे रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो देखिए इस फंड का बेसिकली नाम होता है
वेज एंड मीन्स एडवांस, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा ना ये करेक्ट होगा। सो आपको बेसिकली इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसे करेक्टली जो है आंसर कर पाएंगे। तो आरबीआई जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको डे टू डे जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको मीटअप करने के लिए क्या जो है प्रोवाइड करता है, वेज एंड मीन्स एडवांस। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज। सो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आरबीआई को हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं, और ऐसा क्यों बोलते हैं ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली चूज करना है जो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करे, जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ये दिया हुआ है इसे कंप्लीट करे, ऐसा आपको ऑप्शन चूज करना है। सो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। सो ए सेज इट हैज़ टू मीट द क्रेडिट नीड ऑफ सिटीजन्स टू whom नो वन एल्स इज विलिंग टू लेंड। तो बिल्कुल भी ये रेलिवेंट ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स, सिटीजन से आरबीआई कभी भी डील नहीं करता है, तो ए तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर लीजिए। बी सेज बैंक्स लेंड टू गो टू आरबीआई एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, सी इट कम्स टू हेल्प बैंक्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। डी ऑल ऑफ द अबव या ई नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स देखिए, डी तो हो नहीं सकता क्योंकि ए हम एलिमिनेट कर चुके हैं और ऑल ऑफ द अबव यहाँ होगा नहीं। सो बी एंड सी को बेसिकली आप कंसीडर करें अगर, तो देखिए जब भी बैंक्स अपनी क्राइसिस में होते हैं ना, फंड्स की क्राइसिस होती है बैंक को जब भी, तो वो आरबीआई से हेल्प लेते हैं, एंड इसी रीज़न से इसे जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। सो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 18, These days, RBI uses selective credit control measures rather infrequently because of। So students, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि selective credit control measures जो है ये आजकल RBI थोड़ा कम यूज़ कर रहा है, infrequently यूज़ होते हैं ये measures, और ऐसा क्यों है ये रीज़न आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए डीरेगुलेशन ऑफ फंक्शंस, बी ऑटोनॉमी गिवन टू बैंक, सी कंफर्टेबल लिक्विडिटी, डी रीजनेबल इन्फ्लेशन लेवल या ई ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मीजर्स ये कौन से मेथड के अंडर में आते हैं। तो ये क्वालिटेटिव मेथड में आते हैं। ठीक है, अदर जो मेथड होता है वो होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, दो तरह के मेथड्स यूज़ करता है आरबीआई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि आरबीआई किस तरह के मेथड्स यूज़ करता है। तो दो होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव में कौन कौन से मीजर्स आते हैं या क्वांटिटेटिव में कौन से मीजर्स आते हैं आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छी तरह से। सो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली क्वालिटेटिव मेथड में आता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट, बिकॉज ये सारे ही ऑप्शन जितने भी गिवन हैं ये रीज़न है, और इसीलिए आपका जो ई ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछ रहा है कि विच इज़ इनकरेक्ट विद रिगार्ड्स टू द पावर ऑफ आरबीआई। सो आरबीआई की पावर के रिगार्डिंग अगर आप बात करें तो इनमें से कौन से एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको उनके अलावा वाला बताना है, यानी कि जो गलत है उस स्टेटमेंट को मार्क करना है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास ए holds cash reserve bank, B controls banking system through licensing, C supervises banking system through inspection, D none of the above या E all of the above। सो स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। ठीक है, कि आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है लाइसेंसिंग के थ्रू, एंड सी ऑप्शन भी करेक्ट है आपका कि सुपरवाइजर्स बैंकिंग सिस्टम थ्रू इंस्पेक्शन। यानी कि ये जितने भी ऑप्शन हैं ये अगर करेक्ट हैं तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि इसमें से जितने भी स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं इनमें से कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए हम डी ऑप्शन को मार्क करेंगे, यानी कि नन ऑफ द अबव। ऑलराइट, सो यू हैव क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछ रहा है इंटरवीन्स इन मार्केट टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये बताना है कि हु इंटरवीन्स इन द मार्केट्स टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। सो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ते ही समझ जाएंगे स्टूडेंट्स कि एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स या आईएमएफ का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है इंडियन रुपी की वैल्यू को मेंटेन करने से लेकर। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ऑफकोर्स यही करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछ रहा है कि इन इंडिया फॉरेक्स रेट्स आर डिटरमाइंड बाय। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स दीज आर डिटरमाइंड बाय हुम। ठीक है, ये कौन डिटरमाइन करता है या कैसे ये डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ए इंपोर्टर्स, बी एक्सपोर्टर्स, सी आरबीआई, डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या ई डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं ना इन्हें किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक डिटरमाइन कर सकता है, ना ही वहाँ की मिनिस्ट्री या एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स। इसे सिर्फ डिमांड या सप्लाई जो फोर्सेज होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, यही डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ई ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर लीजिए।
एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछ रहा है कि रीजनल रूरल बैंक्स वर सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी की वजह से जो है कौन सी चीज़ सेटअप हुई थी या स्टार्ट हुई थी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे क्या चीज़ जो है सेटअप की गई थी। इस तरह से के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। या फिर जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि ठीक है ये कौन सी कमेटी ने दिया था, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। या वैसे वर्षा आपको ये पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर कमेटी किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आरआरबीज के बारे में बताना है कि ये किसकी रिकमेंडेशन पर सेटअप हुए थे। ऑफकोर्स ये नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर सेटअप हुए थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 23, डैश कमेटी लॉन्च द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विच कमेटी लॉन्च द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। ये क्रेडिट भी ऑफकोर्स नरसिम्हन कमेटी को ही मिला हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, इस तरह की जितने भी कमेटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मनी एंड बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा एंड हो सके तो नोट्स भी बना लीजिए इन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ मर्चेंट बैंकिंग सर्विस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम मर्चेंट बैंकिंग सर्विस की तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ए इज कंसल्टेंसी ऑन फाइनेंस टू अ कंपनी, B is advance in capital structure, C is managing mergers, D is helping in finalizing takeovers, E is all of the above। So स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आपके मेंशन हैं ये सभी मर्चेंट बैंकिंग के अंडर में आते हैं, तो यहाँ पे E ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 25, the instrument which provides proprietary interest in company and which entitles a person to dividend on profits is called। so students, यहाँ पे आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी सिक्योरिटी के बारे में बताना है which provides proprietary interest in the company। so students, यानी proprietary interest in company आपको कौन हमेशा दिला सकता है, कौन से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको ओनरशिप ऑफ कंपनी दिला सकता है, वो होता है शेयर। ठीक है, एंड आगे वाला जो पार्ट है पार्ट बी इस क्वेश्चन का, विच इंटाइटल्स अ पर्सन टू डिविडेंड्स ऑन प्रॉफिट्स, तो ये भी ऑफकोर्स शेयर से ही एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। सो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन जो ऑप्शन कोट कर रहा हो ऐसे ऑप्शन को यहाँ पे आपको चूज करना है जो कि म्यूचुअल फंड्स को अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक, B is these members want to invest in financial instruments, C they want to invest in financial instruments assets of business sector, D all of the above या E none of the above। so देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो A, B एंड C हैं, ठीक है, ये सभी करेक्ट हैं, इसलिए हम यहाँ पे D all of the above को मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शंस बिकॉज अप्लीकेबल हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछ रहा है Which of the following organizations या agencies works solely to monitor and arrange flow of agriculture credit in India। so students, यहाँ पे आपको एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है which works on to the arrangement and monitoring of the flow of agricultural credit in India। so students, ये of course नाबार्ड है। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म एंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो बिल्कुल याद रखिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 28, द करेंसी नोट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशंस आर नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। सो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि 2500 रुपीज़ की अभी तक कोई भी नोट आज तक प्रिंट नहीं हुई है, सो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रेस्ट आप सभी जानते हैं कि 5, 10, 50 एंड 2000 ये सभी डिनोमिनेशंस तो प्रिंट होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, देना बैंक, ICICI बैंक, ये सभी बैंक्स हैं, बट एगॉन रेलिगेयर ये क्या है, ये सिर्फ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे इसका बैंकिंग फंक्शन से कोई जो है एसोसिएशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सी ऑप्शन को मार्क कर लेंगे। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 30, when banks accept a fixed sum of money from an individual for a definite term and pay on maturity with interest, the deposit is known as। so ये तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जब भी बैंक्स किसी एक फिक्स टर्म के लिए हमसे जो है मनी जो है एक्सेप्ट करते हैं एज अ डिपॉजिट एंड दे पे दैट सम विद एन इंटरेस्ट। ठीक है, जब भी मैच्योरिटी होती है, ठीक है, तो इस तरह के डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं टर्म डिपॉजिट, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
And next you have question number 31, which of the following terms is not used in banking and finance related matters? So यहाँ पे not matters. So students यहाँ पे आपसे एक ऐसी term के बारे में पूछ रहा है which is not used in banking and finance related matters. So discount rate, letter of credit, policy rate, exchange rate या base rate, इनमें से कौन सा एक ऐसा term है जो कि हम कभी भी फाइनेंस या बैंकिंग में जो है नहीं यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो बेस रेट होता है ना, ये बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड एक टर्म नहीं है। रेस्ट आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट रेट, लेटर ऑफ क्रेडिट, पॉलिसी रेट या एक्सचेंज रेट, ये सभी आपके कहीं ना कहीं बैंकिंग या फाइनेंस से एसोसिएटेड है। सो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ ऑफ सेबी? तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चीफ इस टाइम कौन है? तो ये हैं अजय त्यागी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स अगर आप 2019 का BHU BCom एंट्रेंस पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के या नेशनल इंपॉर्टेंस के भी, तो वहाँ पे उनके जो भी चीफ है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आए थे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको ये पता हो, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपको जो है प्रोवाइड किया हुआ है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो जितने भी इस तरह के नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, इनके जो भी चीफ हैं इनको बिल्कुल आप याद रखिएगा, एक सेपरेट नोट बना लीजिए इनके लिए, ठीक है। अपने नोट्स ज़रूर मेंटेन कीजिए साइड बाय साइड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, अजय त्यागी इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ सेबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी फर्म? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वीज़ा। ऑफ कोर्स इट इज़ अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी फर्म। रेस्ट आप सभी जानते हैं कि इनका पेमेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम से कोई नाता नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 34, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्लोबल मार्केट मीन्स मार्केट ऑफ। सो स्टूडेंट्स इस टर्म को बेसिकली आपको डिफाइन करना है। ये जो ग्लोबल मार्केट है, दिस मीन्स मार्केट ऑफ व्हाट, ठीक है। तो दिस मीन्स मार्केट ऑफ USA, मार्केट ऑफ चाइना, मार्केट ऑफ ओपैक मेंबर्स, या डी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, या ई ऑल मेजर कंट्रीज एंड देयर अलायंसेस। तो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका सबसे सूटेबल ऑप्शन है। ग्लोबल मार्केट मीन्स द मार्केट ऑफ ऑल मेजर कंट्रीज एंड देयर अलायंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। आई होप द क्वेश्चंस वर clear to you, and if you have any queries you can drop them in the comment box, and also if you have any other concern you can mail me at aimforbhu@gmail.com. and if you like this content, please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update from my channel. Happy learning students.